टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप। पिछले क्लास में बताए थे कि 18th सेंचुरी में पॉलिटिकली किस तरह यूरोप जो है सो एक डिवाइडेड था, जहां नेशनलिज्म नेशन स्टेट जो है सो नहीं बना था मिड 18th सेंचुरी तक। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो है सो बड़े बड़े एम्पायर सब थे, जैसे हैम्सबर्ग एम्पायर। ये भी बताए थे कि किस तरह उस समय के यूरोपियन सोसाइटी में एरिस्टोक्रेसी ज़्यादा डोमिनेंट था, नोबिलिटी क्लास का ज़्यादा जो है सो सोसाइटी पर जो है सो इन्फ्लुएंस था। ये भी बताए थे कि किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज किया था, जिसमें एजुकेटेड क्लास के लोग शामिल थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो प्रोफेशनल लोग थे, प्रोफेसर, जज, लॉयर, ये सब शामिल थे। इन्हीं लोगों के बीच नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी जो है सो स्प्रेड किया था। उससे अगला टॉपिक आज का है लिबरलिज्म। वैसे बुक के हिसाब से ये टॉपिक जो है सो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इसका मतलब हुआ कि लिबरलिज्म का किस तरह से विकास हुआ। तो 19th सेंचुरी के यूरोप में नेशनलिज्म यानी नेशनल यूनिटी लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से जो है सो एलाइड था, एसोसिएटेड था। यानी दोनों विचार मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोगों के बीच ही नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी और लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी स्प्रेड किया, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे, एलाइड थे। और ये वैसे लिबरलिज्म वर्ड जो है तो लैटिन वर्ड लीवर से लिया गया है। ये लीवर लैटिन वर्ड से बना हुआ है लिबरलिज्म का वर्ड, जिसका मतलब लैटिन में होता है फ्री, यानी स्वतंत्र। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम का मतलब था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। लिबरलिज्म का मतलब जो है सो मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोगों के लिए यही था। पॉलिटिकली, राजनीतिक मामलों में लिबरलिज्म स्टैंड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये चाहते थे कि देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये इसके अलावे ये चाहते थे कि गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, कि गवर्नमेंट जो है सो लोगों के विचारों के आधार पर लोगों की सहमति से बने, यानी ऐसा इलेक्टेड गवर्नमेंट की ये बात करती थी। पॉलिटिकली जो है तो ये लिबरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के अलावे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के थ्रू जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, जैसे आजकल दुनिया में डेमोक्रेसी में होता है, इस तरह के गवर्नमेंट के जो है तो ये पक्षधर थे, इसको सपोर्ट करते थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पर जोर देते थे कि देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन ये एक तरफ तो हम ये सब देखते हैं कि लगता है कि डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते थे लिबरल आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग, यानी लिबरल्स। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये 100% डेमोक्रेट नहीं थे। कारण इसका यह था कि ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते थे। जैसे हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले मिडिल क्लास के लोग थे। और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फ्रांस में जो है जो प्रॉपर्टी ओइंग मैन थे, यानी जो संपत्तिशाली लोग थे, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे, मात्र उन्हीं लोगों को राइट टू वोट दिया गया। जो मैन विदाउट प्रॉपर्टी, यानी जो संपत्ति विहीन लोग थे, नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते थे, वो ऐसे लोगों को जो है सो राइट टू वोट नहीं दिया गया। औरतों को भी, वुमेन को भी जो है सो राइट टू वोट नहीं दिया गया। सिर्फ एक छोटे पीरियड के लिए जब जेकोबिन क्लब का फ्रांस में रूल हुआ था, तो जितने भी मेल थे उन लोगों को यूनिवर्सल सफरेज दिया गया, यानी सारे मेल को, जो एडल्ट थे उनको जो है राइट टू वोट दिया गया। लेकिन जब नेपोलियन फिर रूल में आया, शासन में आया, तब वह जो है तो फिर से जो है
नॉन प्रॉपर्टीड मैन को जो है सो राइट टू वोट जो है सो नहीं दिया। वो दिया गया जो राइट टू वोट था उसको वापस ले लिया। और औरतों की स्थिति नेपोलियन ने और ज़्यादा खराब कर दी। औरतों को जो है सो एक का स्टेटस को उसने माइनर डिक्लेयर कर दिया। यानी मतलब ये हुआ कि औरतें इमैच्योर होती हैं, अपरिपक्व होती हैं, अपने जीवन का फैसला अपने नहीं ले सकती हैं। वो ऑथोरिटी टू फादर एंड हस्बैंड, वह पिता और पति की संपत्ति होते हैं, उनके जीवन भर उनके अधीन होते हैं। जब तक शादी नहीं होती है औरतें जो है सो अपने पिता के अधीन रहती हैं। और जब शादी के बाद अपने हस्बैंड के जो है सो कंट्रोल में रहती हैं, उनके अंडर में उनको अपना पूरा जीवन बिताना पड़ता है। तो उसके बाद पॉलिटिकल के बाद दूसरा जो फील्ड है लिबरलिज्म का वो है इकोनॉमिक फील्ड। इकोनॉमिक फील्ड में लिबरलिज्म मानता फ्रीडम ऑफ मार्केट की वकालत करता था, एडवोकेट करता था। मतलब और दूसरी जो बात वो चाहता था कि एबोलिशमेंट ऑफ ऑल द स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। मतलब इसका ये हुआ कि वो चाहते थे कि जितने भी सरकार के द्वारा वस्तुओं की आवाजाही और पूंजी की आवाजाही पर जो है प्रतिबंध लगा हुआ है उसका अंत हो जाए। लिबरल 19th सेंचुरी में मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन थे वो लगातार ये डिमांड जो है सो अपने अपने गवर्नमेंट से करते रहे। उस समय ये किस तरह स्टेट वंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड को हिंडर्ड कर रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसका एक एग्जाम्पल जर्मनी के एग्जाम्पल से पता चलता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब जर्मनी के आज मॉडर्न जर्मनी के इलाकों पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया तो वहाँ लगभग उस समय नेपोलियन से पहले वहाँ मोर देन 200 प्रिंसिपलिटीज थी। यानी 200 से ज़्यादा राज्य थे उस इलाके में, जर्मनी के अभी के जर्मनी के इलाके में। उन सबको एक दूसरे में मिलाते हुए जब नेपोलियन बोनापार्ट ने उनकी संख्या घटा करके 39 स्टेट्स कर दी। और ये 39 स्टेट्स के सभी 39 स्टेट्स में सभी स्टेट्स के अपने अपने करेंसी थे और सभी स्टेट के अपने अपने वेट्स और मेजर सिस्टम थे। जैसे उदाहरण और उस समय जैसे हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग यदि व्यापारी यदि सामान लेकर के जाता तो 11 जगह जो है सो उसको ट्रेड कस्टम बैरियर का सामना करना पड़ता, यानी 11 जगह उसको टैक्स देना पड़ता। और सभी स्टेट के चूंकि वेट्स और मेजर सिस्टम अलग अलग थे तो सभी कस्टम बैरियर पर उसको जो है सो अपने वस्तुओं को जो तोलवाने वाला था उसका वेट करवाना पड़ता, नापने वाला था तो उसको मेजर करवाना पड़ता और हर जगह उसको 5% के रेट से जो है सो टैक्स देना पड़ता। तो इस तरह 11 जगह जो ट्रेड बैरियर कस्टम बैरियर का सामना करना पड़ता तो 11 जगह 5% के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता। मतलब ये हुआ कि 100 रुपये की यदि कोई चीज़ है तो 11 जगह 5% के रेट से टैक्स दिया हुआ तो 55% रुपीज़ जो है तो उसको टैक्स देना पड़ा। तो 100 रुपये की चीज़ 155 रुपये की हो जाती थी। तो दूसरी समस्या थी कि हर जगह उनको नपवाना या तोलवाना पड़ता था अपने वस्तुओं को। ये नाप तोल के भी बटखरे जो थे और जो स्केल था वो अलग अलग थे। जैसे उदाहरण के लिए उस समय जो नापने का जो स्केल था वो एले कहलाता था। और जैसे उदाहरण के लिए फ्रैंकफर्ट में कोई कपड़ा को यदि नापा जाता तो कोई कपड़ा यदि 54.7 येले होता तो वह जो है सो मिंज में हो जाता 55.1 येले। इसी तरह फ्रेबर्ग में जो है सो यह जो है सो हो जाता 54.1 येले। तो इस तरह अलग अलग जो है सो इलाकों में नाप अलग अलग हो जाती थी, उसके कारण भी समस्या होती थी। जो उस समय के मिडिल क्लास के बिजनेसमैन को लगता था कि ये बहुत बड़ी बाधा है। वो यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी या जोन की बात करते थे, यानी ऐसे इलाके जहां एक ही वेट्स और मेजर सिस्टम हो, एक ही करेंसी हो। इसके उद्देश्य 1834 में जोल्बराइन नाम का एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसने 30
9 करेंसी को घटा करके जो है सो 2 करेंसी कर दिया और सबके वेट्स और मेजर सिस्टम एक कर दिए, जिसके कारण इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का काम शुरू हुआ और यही इकोनॉमिक यूनिफिकेशन बाद में जो है सो इकोनॉमिक नेशनलिज्म के रूप में परिवर्तित हुआ और यही इकोनॉमिक नेशनलिज्म के भावना को और ज़्यादा जो है सो बढ़ाया और जर्मनी एक यूनिफाइड कंट्री बना। अगले क्लास